नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। डीलिमिटेशन की रिपोर्ट लेट आएगी क्योंकि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि मार्च महीने में ये कार्यकाल इसका पूरा हो जाएगा और अब ऐसी संभावना है कि ये आगे भी बढ़ सकता है। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति किस ओर बढ़ रही है? कांग्रेस में उथल पुथल देखने को मिल रही है तो वहीं एनसी अपना कुनबा बचाने की कोशिश कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री आर.एस. चिप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। किस आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को और जम्मू कश्मीर को किस ओर देख रहे हैं कि अब तो ये कह दिया, पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी कि डीलिमिटेशन के बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे भी कार्यकाल बढ़ सकता है, यानी कि रिपोर्ट लेट आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मार्च महीने में आ जाए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यहाँ तक डीलिमिटेशन का संबंध है वो प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, अगर वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहते तो ये रिपोर्ट कभी पब्लिश हो सकती थी, बाहर आ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या यूनियन टेरिटरी की यहाँ की सरकार जो है, ये तीनों एक पेज पर हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार बने। उसके लिए कई किस्म के कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को दबा के रखा हुआ है। यानी कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है, रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है, इन्होंने पूरी स्टडी कर रखी है। लेकिन ये रिपोर्ट उस समय बाहर आएगी जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जब इनको एहसास होगा, कि हम अब मजबूत स्थिति पे पहुंच गए। बिल्कुल। मेरा विचार ये है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है कि ये मतलब कि एक किस्म का ये भ्रम फैला रहे हैं और इसका डीलिमिटेशन रिपोर्ट का तारीख ना देना और ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पे चुनाव नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि ऑलमोस्ट लगभग सभी पार्टीज बीजेपी को छोड़ के सबकी डिमांड है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। और कुछ पार्टियों ने, खासकर जैसे पीडीपी है या एनसी है, वो तो ये कहते हैं कि भाई पहले हमें हमारी स्टेटहुड वापस करो, उसके बाद चुनाव होने चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट अमित शाह जी ने, हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये सब स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत पर हम इलेक्शन से पहले स्टेटहुड नहीं देंगे। ठीक है ना जी? तो मेरा ये कहने का मकसद है कि रिपोर्ट तो तैयार है इनके पास में डिलिमिटेशन की, लेकिन ये सिचुएशन को देख रहे हैं कि आगे आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ क्या होती हैं। और इसके साथ मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, उससे पहले नहीं करवाएंगे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति होती है, वहाँ क्या परिणाम निकलते हैं। अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन एक राजनीति का विद्यार्थी तो हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छी उभर के आई तो चुनाव यहाँ जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, मतलब यूपी के ऊपर ऐसा डिपेंड। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमज़ोर रही या वहाँ पर ये सरकार नहीं बना सके तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ चुनाव में बहुत समय लगेगा। अच्छा। फिर ये सोच समझ के चुनाव करवाएंगे। ये मेरी अपनी सोच है। हाँ, नहीं, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि संभावना ऐसा होने वाला है। सोच रहे हो, जो माहौल देख रहे हैं, ऐसा होने वाला है। सर, एक ब्यूरोक्रेसी सेटअप में और एक जो सरकार होती है उसमें कितना अंतर होता है? जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के काम करने में और ये ब्यूरोक्रेट सेटअप में कितना अंतर होता है उनके काम करने में? बहुत अंतर है। ब्यूरोक्रेट सिर्फ एक
एक कंक्रीट सेट लाइन पे चलता है। पॉलिटिशियन जो है वो सिचुएशन को देख के चलते हैं, और जो पॉलिटिशियन है, जो लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, जब जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनकी सोच हमेशा ये रहती है कि लोगों को किसी तरफ से नुकसान ना हो, नंबर एक। दूसरा, वो ये सोचते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान फ़ौरन होना चाहिए। तीसरा, वो हर समय लोगों की बात सुनने को तैयार रहते हैं। अच्छा। लेकिन ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने दफ्तर में जाएगा, अपना काम करेगा, अपना काम फाइल तक सीमित रखेगा। पब्लिक को किस में ज़्यादा फायदा होता है? लोगों की सरकार जो होगी, ठीक, जिस नेचुरली है, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होगी, जो लोगों का नुमाइंदा होगा, जो लोगों का प्रतिनिधि होगा, वो रात को भी अपने नुमाइंदे को पकड़ 12 बजे भी रात को, आज भी देखिए, आप तो मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको तो बेहतर अनुभव होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं इस समय मेरे पास कोई इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि ओहदा नहीं है, लेकिन आज भी कभी कभी 11 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन में आता है, अपने लोगों का फ़ोन आता है, वहाँ पेशेंट है, डॉक्टर को फ़ोन करिए, और हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि मैंने देखा है कि, क्योंकि मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ राजनीति में, और मैंने देखा है कि जो हमारे मिडिल लेवल के अधिकारी हैं, जो फील्ड में हैं, आज भी अगर उनको हम कोई बात करें लोगों की, तो वो सुनते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपर लेवल पर कोई बड़ा फैसला जो है वो सब डिले होता है, उसमें फैसला नहीं होता, वो लोगों की बात वहाँ नहीं की जाती। अच्छा सर, अब राजनीति में आते हैं। कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल, दो गुटों में बट गई है कांग्रेस, एक मीर साहब का गुट और एक आज़ाद साहब का गुट। और पिछले 5-6 महीनों में देखने को मिला कि आज़ाद साहब जो हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। क्या अपना कोई वजूद ढूंढ रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ से भावी एक चेहरा है उनका मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, मैं किसी भी कांग्रेस के किसी भी नेता को बाय नेम मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछोगे, आज भी मैं अखबारों में पढ़ता हूँ या कुछ इंटरव्यूज़ आते हैं, तो अगर आज़ाद साहब से भी लोग पूछते हैं तो कहते हैं जी कांग्रेस एक है, मीर से पूछते हैं तो कहते हैं कांग्रेस एक है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, बयानबाजी आ रही है, मैं इतना कहना चाहूँगा, जो हालात में 3-4 साल से हम देख रहे हैं, और जो खासकर पिछले 6 महीनों से 1 साल से जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ जम्मू कश्मीर में, मैं इतना कहूँगा कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। आपकी नज़र में एक है अभी भी कांग्रेस? नहीं, देखो, मैंने कहा किसी भी कांग्रेस पर को, ये कांग्रेस का एक सिस्टम है, ये हम एक हैं। अच्छा। ऊपर से हम एक हैं, बीच में से एक नहीं है। जो बयानबाजी आती है, किसी को पूछो, आप तो पूछते होंगे, आप मीडिया से संबंध रखते हैं, मेरे ख्याल में आप मीर साहब को पूछिए, आज़ाद को पूछिए, किसी दूसरे नेता को पूछिए, वो कहते हैं जी कांग्रेस एकजुट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, फिर कितना आपको लगता है, मतलब कितने मायूसी होती है जब अखबारों में ये सुर्खियाँ बन जाती है कि गुटों में बट गई है कांग्रेस? बुरा लगता है। जो किसी जमात से संबंध रखता हो, या किसी कोई घर के एक मेंबर हो, जब गलियों में जब बात चले कि इस घर में देखो जी फूट पड़ी हुई है, तो जब घर का मेंबर सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन आजकल आप भी कोई सक्रिय नहीं दिख रहे, क्या? नहीं, मैं सक्रिय हूँ। देखिए, मेरे पास कोई पार्टी का पद नहीं है। मैं एज ए फॉर्मर मिनिस्टर अपने जो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वहाँ के लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और जो उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं मैं उनका समाधान करता हूँ, उनसे मिलता हूँ। नंबर 1, जो मेरी सामाजिक ओब्लिगेशंस हैं अपने लोगों के प्रति, लोगों के प्रति ईमानदार है, लोगों के प्रति अपने इलाके को भी छोड़ के, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में मैंने काम किया है, यहाँ जहाँ भी सामाजिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको निभा रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा है नहीं, कोई पद नहीं है, तो इसलिए शायद लोग ये महसूस करते हैं, शायद मैं पहले बहुत सक्रिय था। हाँ बिल्कुल, वही तो ये महसूस करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं बिल्कुल जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता कह लें, नेता तो नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है, मैं उसकी जो जिम्मेवारियाँ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उनको निभा रहा हूँ। आजकल एक मौसम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है पार्टी बदलने का।
आपको लग रहा है कि पार्टी जिस तरह से आप समझ गए होंगे, एनसी के 2 दिग्गज नेता और एनसी के एक यहाँ पर जो एमएलए भी थे, सिटिंग एमएलए कमल अरोड़ा जी, यहाँ पे अपने देवेंद्र राणा जी, सलाथिया साहब, सुरजीत सिंह सलाथिया, ये बीजेपी में शामिल हो गए और कह रहे हैं कि जम्मू का जो भविष्य है, मुस्तकबिल है, उसको आगे ले जाना है। जो अन्याय हुआ है जम्मू के साथ, उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अपना मुस्तकबिल या पब्लिक का मुस्तकबिल, प्रायोरिटी पे क्या आपको क्या लगता है? देखिए, आप इनकी बात क्यों करते हैं? नहीं, इन दिनों चर्चा इन्हीं की हो रही है ना, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ। चलिए हम श्यामलाल जी की भी बात कर लेते उसकी भी हैं। नहीं, मैं किसी के नाम की बात नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि आप पिछले 2 साल पीछे जाइए। अब कांग्रेस को ले लीजिए। कांग्रेस के 40 से ज़्यादा लोग हमारे, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर्स, एक्स MLAs, MLCs और जो पार्टी के अहदेदार, जो जनरल सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, 40 से ज़्यादा लोग जो है वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ अपनी पार्टी में चले गए, कुछ NC में चले गए, और बड़े इंपॉर्टेंट लोग। देखिए, चर्चा इन दोनों की ज़्यादा हो रही है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए अब जो बात है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। अच्छा, इसलिए नंबर 1 चुनाव नज़दीक आ रहा है। नंबर 2, जो मैंने पहले आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम चुनाव उस समय करवाएं जब हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। तो अपने पाँव को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस किस बंदे को कहाँ से तोड़ना है और अपने साथ लाना है। एक तो वजह यह है। नंबर 2, जो लोग अपनी जमात को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, शायद उनकी कुछ पर्सनल कंपल्शंस भी हों। अगर आप फेसबुक अकाउंट देखें, अगर फेसबुक अकाउंट देखें उन नेताओं का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, नहीं। तो फेसबुक अकाउंट में लोग क्या कहते हैं, राजनेता की ये तो खासियत है, नाम नहीं लेते लेकिन सब कुछ कह देते हैं। नहीं, अब देखिए ना, फेसबुक अकाउंट में पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है, बिल्कुल वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आगे पीछे जाने का सिलसिला है, ये पिछले 2-3 साल से लगा हुआ है। अच्छा। और उसकी वजह है कि ऐलानी वाली इलेक्शंस, दूसरी वजह है कि बीजेपी का एजेंडा, तीसरी वजह है कि लोग यहाँ ड्यूटी बन गई, लोग स्टेट चाहते हैं, और बीजेपी समहाउ अपने पाँव नहीं जमा पा रही है। अच्छा, अभी भी लड़खड़ा रही हुई है, मतलब पाँव नहीं जमा पा रही है। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी यहाँ हमारे माननीय नितिन गडकरी जी आए थे यहाँ, जो हाईवेज और रोड्स को देखते हैं, तो कुछ सड़कों को उन्होंने नेशनल हाईवे में लाया, क्योंकि उसमें एक सड़क मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सुचेतगढ़ वाली नेशनल हाईवे में लाया। और मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा इसके बाद। बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशंस में काफ़ी आपका योगदान रहा, काफ़ी आपने मैंने उनको कोई 4-5-6 महीने पहले लिखा था कि सुचेतगढ़ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमारी जो अक्टर पोस्ट है, जो BSF की अक्टर पोस्ट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है, नंबर 1 कि टूरिज़्म के अंदर उसको लाया गया। ठीक, हम लोगों ने वहाँ कम्प्लेक्स भी बनाया जब हमारी सरकार थी, और लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, उनमें उत्सुकता होती है कि हम देखें बॉर्डर कैसे लगता है, कैसा होता है, बॉर्डर क्या, पाकिस्तान कैसे लगता है, बिल्कुल पाकिस्तान कैसे दिखता है। तो वो ज़रूर वहाँ जाते हैं। 25 किलोमीटर का है लेंथ है, सारी उसकी डिस्टेंस है। अब हुआ क्या कि 10 साल पहले वो सड़क 4 लेनिंग शुरू हुई थी, आज तक उसकी 4 लेनिंग नहीं हो सकी। तो ये मैंने उनको भी बताया। तो गडकरी साहब ने क्या, फिर हमने मेमोरेंडम दिया, उससे पहले मेमोरेंडम दिया हमने LG साहब को, और उन्होंने भी कहा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले मैंने जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये अपने निर्मल सिंह जी को मैंने मेमोरेंडम दिया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि गडकरी जी ने जो फैसला लिया है, मैं नहीं कहता मेरे कहने पे लिया है, शायद उनकी सोच इतनी अच्छी है कि ये बॉर्डर स्टेट है, और खासकर सुचेतगढ़ का जो इलाका बॉर्डर के ऊपर है, लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन रास्ता भी तो दिखाने वाला कोई होना चाहिए ना, रास्ता तो ऐसे थोड़ा ना। मैं समझता हूँ कि ये, मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, ये काम अच्छा भी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ, अब मुझे खतरा क्या है,
मुझे एक खतरा ये लग रहा है कि हमारी जो PWD डिपार्टमेंट है, रोड्स एंड बिल्डिंग R&B का डिपार्टमेंट है, वो कोशिश ये कर रहा है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वही लोग इसको बनाएं। अच्छा, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये रोड जो है, जैसे नेशनल हाईवे औरों ने मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज ने बनाए हैं, वैसे ये बनाया ये किसी अच्छी कंपनी को दिया जाए। इट शुड बिकम ए मॉडल रोड। जैसे मैं वहाँ गया अमृतसर, बागा बॉर्डर पे गया, वो मैंने रोड देखी, और ये रोड भी 25 किलोमीटर का टुकड़ा है, एक अच्छी एजेंसी को दिया जाए, अच्छे ढंग से बने, ताकि एक हमारा इमेज जो है, इस पर देखो यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उसकी गाड़ी भी चलती है, बिल्कुल वहाँ से क्रॉस सियालकोट से जम्मू आती हैं, जम्मू से वहाँ जाती हैं। तो एक हमारा जो है वो इमेज जो है वो जाना चाहिए कि देखो हिंदुस्तान की सड़कें जो कितनी अच्छी हैं, और मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूँगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो अगर बुराई करनी हो तो क्या करोगे? नहीं, जो बात आप कह रहे थे ना कि अभी उनके पाँव नहीं जमा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ बातें अच्छी भी हैं जिनको मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी इन्होंने अब तक नहीं कर पाए। जो मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ, फॉर एग्जांपल मैं राज्य सैनिक बोर्ड का 25 साल से मेंबर रहा। जब से यूटी बनी है राज्य सैनिक बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई। अब पता नहीं मैं मेंबर अब हूँ या नहीं हूँ, मुझे कोई इंटीमेशन नहीं है, लेकिन एक फैसला हुआ था कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बननी चाहिए। ये डिसीजन लिया गया था उमर साहब के समय। बिल्कुल, महबूबा जी आई, महबूबा जी ने उसको ठप कर दिया। इसने कहा नहीं, जब जम्मू में सैनिक कॉलोनी जो बनी है उसमें कश्मीर का, लद्दाख का सैनिक जो है वो जगह ले सकता है, तो कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बने तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो सैनिक हैं, मैं नहीं कहता कि बाहर के सैनिकों को वहाँ जगह दे दो, लेकिन जम्मू कश्मीर के सैनिक जो हैं वो अगर कश्मीर में भी सैनिक कॉलोनी बने तो उसका क्या हर्ज है। वो आज तक इस सरकार ने उस मुद्दे को नहीं उठाया और कोई फैसला नहीं उस पर लिया। मतलब खामोशी अख्तियार रखते हुए उसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ इन्होंने। जो बात उसमें महबूबा जी ने कर दी, इन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस पर उन्होंने मोहर लगा दी इसके ऊपर। चलिए राजनीति पे लौट कर आते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या पार्टियों का क्या भविष्य है, नेताओं का क्या भविष्य है? आपको क्या लग रहा है कि वाकई यहाँ पर मतलब एक पार्टी की सरकार बनेगी या फिर मिलीजुली खिचड़ी पकेगी? आपको क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं? किसी को पूरा मैंडेट मिलेगा? मुझे जो इस समय मौजूदा हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक पार्टी सत्ता में आए। मुझे लगता है कि अगर असेंबली इलेक्शन होती हैं, और मुझे लगता है कि इट विल बी हंग असेंबली, ये मेरी फीलिंग है। रीज़न उसका ये है, कश्मीर भी अपनी जगह बटा हुआ है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले समय में ये जो चारों पार्टियां हैं, ये भी हो सकता है कि इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। जैसे उमर साहब का एक बयान जो आया था, उन्होंने कहा था कि मैं मुफ्ती साहब को मैंने सचेत किया था कि भारतीय जनता पार्टी से हाथ मत मिलाइए और हम बाहर से आपको सपोर्ट देंगे। बल्कि उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में पाँव जमाने की जो शक्ति दी है वो मुफ्ती साहब ने दी है। बिल्कुल, ये तो सब ये आम लोग भी कहते हैं। अगर उस समय जो सरकार बन रही थी, बेशक जम्मू में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 19 सीटें हमारी विधान परिषद में खाली थी। 19 सीटों को अगर PDP और कांग्रेस आपस में शेयर कर लेते और 2000 अच्छे लोगों को जम्मू से मंत्री बना देते, सरकार बन सकती थी। मतलब एक चीज़ आपने ये एक इशारा कर दिया है कि ये पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं। सब नहीं हो सकती हूँ, लेकिन संकेत उन्होंने तब दे दिया था ना। एक मुद्दा उनके सामने है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट आ गई। आज़ाद साहब हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और उनका एक बड़ा ग्लोरियस माजी है, पास्ट है। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें उन्होंने कह दी। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि आप 370 जो एब्रोगेट हुआ है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मौजूदा सरकार देगी, लेकिन स्टेटहुड दे दीजिए, एक बात। दूसरी उन्होंने कहा कि 370 को वापस लाने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है।
पार्लियामेंट तब लाएगी जब किसी पार्टी की वहाँ 300 से ज़्यादा सीटें और होंगी। कांग्रेस इस मौजूदा हालात में नहीं और है। उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस इस हालात में नहीं है कि 300 सीटें आ सकें, इसलिए 370 का वापस आना यह मुश्किल है। इसकी नुक्ताचीनी भी हुई। हाँ हाँ, मैं कोई अपनी लेवल से मैं वही बात कर रहा हूँ जो मीडिया में छपी है। बिल्कुल बिल्कुल। मीर साहब ने कहा कि आप छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जो 370 का मुद्दा है, आज भी जहाँ तक मैं कहता हूँ कि जितनी भी कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं उनके लिए अभी उनके भी है। दिमाग में आज भी शाया हुआ है। 370 का मुद्दा एक ऐसा है जो किसी दो को, किसी तीन को, किसी चार को इकट्ठे कर सकता है। और पिछले दिनों इन्होंने जब ये सरकार गिरने से पहले एक बार संकेत दे तो दिया था, वो तो अलग बात है, सत्यपाल मलिक जी की फैक्स मशीन थोड़ी सी खराब हो गई, वरना संकेत उन्होंने दे दिया था। बिल्कुल। जब वहाँ पे देने अपना वो देने गए थे कि विश्वास कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, वो तैयार थे। उस समय बुखारी को आगे किया हुआ था उन्होंने, अल्ताफ बुखारी जी आगे किए हुए थे उन्होंने। सिचुएशन थी उस समय। लेकिन आप देखो ना, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है खजूरिया साहब, ऐसा है कि उसमें कई चीज़ें, कई इनपुट्स और आती जा रही है। लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ये मतलब इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर जम्मू में कौन इकट्ठा होगा? अगर उन ताकतों को रोकना होगा, सपोज ये जिस तरह से कहते हैं कि हाँ जी ये गद्दारों वाली पार्टी है, पाकिस्तान की भाषा बोलती है, NCPDP, तो इनको रोकने के लिए यहाँ से कौन इकट्ठा होगा? आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आपको लगता है? मैं इस किस्म के जो बयान देते हैं ना शायद बीजेपी वाले, मैं इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं सपोर्ट नहीं करता। देखिए, राजनीति में हर एक जमात, हर एक पार्टी जो है उनका कोई ना कोई पास्ट होता है, मुद्दा होता है, समझ गए आप? तो ये कहना कि वो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, मजबूरी में देखो हर पार्टी को अपने ग्राउंड्स को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। कश्मीर के हालात कुछ और हैं, कश्मीर की सिचुएशंस और है, उनकी वजूहत अलग है, उनकी कंपल्शंस अलग हैं, हमारी अलग है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि ये जो कुछ बयानात कुछ लोगों के आ रहे हैं, आने जाने वालों के, जम्मू 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 एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन मैं भी पिछले पॉलिटिक्स में तो 37 साल से हूँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है हम भी जानते थे कि यहाँ की क्या राजनीति है, कैसे है ऑल दिस थिंग। मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई ऐसी सोच है कि जम्मू अपने आप को अलग कहे, जब जम्मू ये कहे कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। ये सब, मुझे सारी सिचुएशन जो है ये बड़ी नामुमकिन सी लगती है। चल आखिरी सवाल, आप तो कांग्रेस ही हैं, ठीक है, आपने अपना राजनीतिक करियर भी काफ़ी, आपका 37 साल हो गए और मिनिस्टर भी रहे हैं। ये जो 50, हालांकि ये भाजपा का प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको लगता है 50+ आएंगे भाजपा के? हाँ, आपको क्या लगता है? भाजपा पार्टी के? हाँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन होगा क्या, मैं बताता हूँ क्या। बीजेपी का क्या गणित है जो मैं दूर से देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम जस्ट ए स्पेक्टेटर, मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। बीजेपी, आपको याद है कि महबूबा जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पहले बीजेपी ने PDP को तोड़ा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, अब ये कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। बीजेपी का सिस्टम इस समय ये है, उन्होंने 2 जमातें तो वहाँ खड़ी कर दी हैं। देखो, NC वहाँ की प्रीमियर पार्टी है, ठीक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना बेस है। बेशक जम्मू में वो ज़्यादा सीटें नहीं ले सकते, लेकिन उनका कॉर्डर हर जगह है, NC का जो है। लेकिन PC को खड़ा किया उन्होंने, अपने सजाद लोन को, साथ में मुजफ्फर हुसैन बेग को जोड़ा, और ऑब्वियसली इन कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर है, उसमें उनका होल्ड है, उनकी से है। उधर से उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। अपनी पार्टी में वो लोग लाए गए कि जिनका अपने अपने एरिया में पर्सनल होल्ड था। अगर बोले तो मैं 10 लोगों के नाम ही ले सकता हूँ, समझे? तो उनका बीजेपी का ये अंदाज़ा है कि 5-7 सीटें PC ले लेगी, 5-7-8 सीटें अपनी पार्टी ले लेगी, और वो ये सोच के बैठे हैं कि जम्मू में वो स्वीप करेंगे, क्लीन हिंदू बेल्ट में। नंबर 3। ठीक। नंबर 4, जो ST को वो रिजर्वेशन दे रहे हैं, हाँ,
पहली बात तो यह है कि जो 80 सीटें हैं 7 उनको वो डी रिजर्व करेंगे और नई रिजर्व करेंगे, उसमें अपने बंदे बदल लेंगे ये। अच्छा, ये भी है मुमकिन। जो इनके कमज़ोर लोग हैं, जो बिल्कुल बेकार हैं, उनको निकालेंगे और नई जगह दूसरे बंदे लगा देंगे। अच्छा, एक बात। और एसटी को जो रिजर्वेशन देंगे, ये समझते हैं कि जहाँ जहाँ रिजर्वेशन 7-8 सीटें हम देंगे, जो भी हम कैंडिडेट एसटी का खड़ा करेंगे वो जीतेगा। और ये होता है, जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में मिलेगी और एक न एक बार वोट डालेंगे उनको। ठीक ठीक। और एक नज़रिया ये भी लेके चल रहे हैं कि अगर कांग्रेस टूटती है तो आज़ाद साहब का जो ग्रुप है उसका भी हम वही मैंने कहा कि जैसे उन्होंने पीसी है, जैसे वो है, अगर कांग्रेस का कोई ग्रुप टूटता है, मैं नहीं यहाँ से कहता कि आज़ाद साहब टूटेंगे, मैं तो कहूँगा आज़ाद साहब बड़े पक्के कांग्रेसी हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा इतिहास है कांग्रेस का। कांग्रेस ने आज़ाद साहब को बहुत कुछ दिया और आज़ाद साहब ने भी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं नहीं इस थ्योरी से सहमत हूँ कि आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ देंगे। लेकिन शायद बीजेपी की जो कोशिश हो कि लेट्स हैव अनदर ग्रुप इन जम्मू, लेट्स हैव अनदर ग्रुप इन जम्मू, तो उस तरीके से वो कहते हैं कि जो सीटें हम ले लेंगे जो इलेक्शन के बाद में, इतना उनको इत्मीनान है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी। अच्छा, वो ये सोचते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते गवर्नर उनको इनवाइट करेगा, पीसी को जोड़ेंगे, अपनी पार्टी को जोड़ेंगे, टूटे फूटे लोगों को जोड़ेंगे, आज़ाद को लोगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये उनका फार्मूला इस समय है। अब मुझे नहीं पता वो किस हद तक सक्सेसफुल। चलिए, आखिरी सवाल। हाँ, आपको भी कोई अप्रोच किया किसी ने? किसी ने ना मैंने किसी को, ना मुझे किसी ने अप्रोच किया। खुश हैं आप यहाँ? मैं आई एम वेरी हैप्पी इन द सेंस, देखिए मैंने बहुत अच्छा अपना कैरियर 37 साल गुजारा है। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे बड़ा इल्ज़ाम मेरे पे जो लगाते हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं इलेक्शन कभी नहीं जीती। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं बेशक इलेक्शन कभी नहीं जीती होगी, लेकिन इलेक्शन जहाँ भी मैंने हारी, कहीं 70 वोट से हारी, पार्लियामेंट 10,000 से हारी, 5,000 से हारी। और मैंने 2 चीज़ें, मैंने किसी इलेक्शन में पैसा नहीं बांटा, ना पैसा मेरे पास है। मैंने किसी इलेक्शन में लोगों को शराब नहीं दी। मैंने किसी इलेक्शन में अपने अपोनेंट के खिलाफ कीचड़ नहीं उछाला, मतलब साफ सुथरी राजनीति, गंद नहीं उछाला मैंने। इसलिए आई एम ए सेटिस्फाइड मैन। और कांग्रेस में खुश, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। सेकेंडली जो मेरे टेन्योर 2-3 बार मैं इंडक्ट हुआ, तो मैंने अपने टेन्योर में सारी स्टेट में काम किया। मैं एक इलाके के साथ नहीं जुड़ के रहा। अब कहीं चले जाएंगे आप, मैं वाहिद मेरा नाम है, कहता हूँ आप किसी एरिया में, कठुआ जाए, रजौरी जाए, पुंछ जाए, कुपवाड़ा जाए, आनंद, किसी को पूछोगे सब जानते चिप साहब, RS चिप, एवरीबॉडी नोज मैंने विकास मैंने काम किया है। तो इसलिए मुझे किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्शन आएगी तो मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती, ये पार्टी जानती है, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन आई एम इन द कांग्रेस, लेट द इलेक्शन कम, देन वी विल थिंक ओवर इट व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा, अभी है नहीं, मतलब पहली पार्टी क्या सोचती है मेरे बारे में। हाँ, समझ गया। पहली तो चॉइस है पार्टी की, और फिर दूसरी चॉइस है आपकी। नहीं, ऑब्वियसली अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं नेचुरली ठीक है सर। अगर मैं पार्टी में हूँ, देखिए जो भी पॉलिटिशियन वाइब्रेंट है पार्टी, किसी भी पार्टी में, बिल्कुल, तो वो खामोश तो बैठेगा नहीं। और खामोशी अक्सर ये कहती है कि समझौता कर लिया। नहीं, क्यों खामोश बैठे? अगर मुझे लोगों की बात करनी है और मुझे राजनीति में रहना है तो मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं क्यों नहीं सोचूंगा? चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो राजनीति में रहना है तो खामोशी से काम नहीं चलेगा। और दूसरा जो ये गणित बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी जो है वो सरकार बनाने के लिए सोच रही है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त कही कि कुछ घर ऐसे कमज़ोर हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में लगी हुई है। अब वो घर सब समझ रहे हैं कौन सा है, कांग्रेस का ही है। और आज़ाद साहब जो है वो इस समय सबकी निगाहें उन पर हैं। फिलहाल ये देखने को मिलेगा कि राजनीति किस ओर बैठती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि डिलिमिटेशन पर जो बयान आया है वो यही कह रहा है कि चुनाव शायद इतनी जल्दी नहीं होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.